तो कैश फ्लो में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या हमने बताया, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आपको कहां देखने को मिलेगा, एड्रेस क्या उसका, बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस के हेड में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको जगह नहीं पता है तब प्रॉब्लम्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, और वो कहां देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर कर लोगे, वरना पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है कैश फ्लो का, ये बात ध्यान में रख लो। सबसे अच्छा चैप्टर हम इसको मानते हैं, पर्सनली हम बहुत अच्छा इस चैप्टर को मानते हैं, क्योंकि इसमें आपको नीचे जाके आंसर भी पता चल जाता है कि आपने ये पूरा जो मेहनत की है वो सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में हर चीज। अच्छा, अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट में हमें क्या क्या जोड़ना होता है, सारी तरह के रिजर्व जोड़ना होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड जोड़ा जाता है पिछले साल का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जोड़ा जाता है, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जोड़ा जाता है। ये सब चीजें होती है ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब हम देखते हैं और क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में, गौर करते हैं। सब ना देखना, सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जहां पे वो क्वेश्चन है, जहां पे वो चीज, वहीं पे देखना है। रिजर्व सरप्लस के हेड में दे ही रखा है प्रॉफिट 5 लाख रुपए का 2017 में, 2016 में 4 लाख रुपए का था, मतलब 1 लाख रुपए का सिंपली बढ़ गया प्रॉफिट, दैट्स इट। लेकिन इस क्वेश्चन में और एडजस्टमेंट में एक चीज देखना, क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये कहां मिलेगा देखने के लिए, एडजस्टमेंट में। इसका भी एड्रेस पता होना चाहिए, वरना ढूंढोगे कहां मिल रहा है। तो एडजस्टमेंट में अगर आप देखें तो एक तो दे रखा है मशीन का एडजस्टमेंट, उससे हमसे भी लेना देना है नहीं। दूसरा दे रखा है टैक्स का, और तीसरा दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर किसी भी चीज का एडजस्टमेंट गिवन है और वही चीज ऊपर क्वेश्चन में भी गिवन है, जैसे यहां पे टैक्स पेड हमारे काम की चीज है, अब ऊपर देखो टैक्स पेड का कोई एडजस्टमेंट दे रखा है, देखो गौर से देखो ऊपर टैक्स कहां देखने को मिलता है, टैक्स हमें देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 1 गिवन है, नोट नंबर 1 में नीचे पढ़ते हैं तो प्रोविजन भी दो दे रखा है। तो अब देखिए यहां पे एडजस्टमेंट भी है टैक्स का और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में भी गिवन है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी चीज का एडजस्टमेंट भी गिवन हो और वो बैलेंस शीट में भी गिवन हो, तो उसका क्या बना लेते हैं हम लोग, अकाउंट। और अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है, यहीं पे दिखाई दे रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे हम फटाफट, क्योंकि लायबिलिटी का अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट में। असेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, पहले बता चुके हैं, डेबिट में। तो ये क्योंकि इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना है बेटा ओपनिंग, 30,000 रुपीज है, शायद बताते रहिएगा। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट में, टू बैलेंस सीडी, कितना है बेटा 60, गुड 60,000। टैक्स पे किया गया है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट में, असेट बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो अब यहां पे जो हमने टैक्स पे किया कितना है, 20,000 रुपए टैक्स पे कर दिया। टैक्स हमारे लिए क्या थी, एक लायबिलिटी, क्या हो रही है, कम हो रही है, पेमेंट करने से लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कहां लिखेंगे, डेबिट में, टू बैंक, कितना है बेटा 20,000। अब देखिए अब इसका बैलेंस हम लोग करेंगे, बैलेंस में कितना आएगा, बाय, ये आएगा 50,000, इसको लिखेंगे बाय पीएल। ये कंसीडरेशन में लिया जाएगा आगे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स क्यों होता है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें ऐड क्यों होती हैं, ये हम पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुके हैं। जो भी कंफ्यूजन हो पुराने लेक्चर्स एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा कितना बन रहा है प्रॉफिट बच्चों, 5 लाख। पहले डिफरेंस ले लेंगे, कितना था, 5 लाख रुपए हो गया था 4 लाख रुपए से, तो कितना बढ़ा, 1 लाख प्लस कितना आया 50,000, तो कितना हो गया, ये बाहर लिख देंगे एक बार में। समझ में आ रहा है इधर सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ध्यान से देखते रहना, इसको ना समझना फिर भी आके गड़ोगे, यहां देखते रहना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमारे बिजनेस का बेसिक पार्ट नहीं है, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही याद है, भूल गए,
और क्यों करते हैं ये पहले बता जा चुका है पहले के लेक्चर्स में। बार बार अगर हमें बताते रहेंगे तो एक क्वेश्चन कम से कम 1.5-2 घंटे में कंप्लीट होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। ये कहां देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट में देखने को मिलेगा, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। और अगर ये पीएल वाला क्वेश्चन है तो कहां दिखेगा ये आपको, एक्सपेंसेस या इनकम के साइड में, मतलब डेबिट या क्रेडिट के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है मशीन जिसकी कीमत 50,000 रुपए थी, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर था 20,000 रुपए, वो 18,000 रुपए में बेच दी गई। सिर्फ इतना पढ़ लेने से चीजें क्लियर नहीं होती। अगर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ ऊपर चीज गिवन है तो देखो है कि नहीं, मशीन के बारे में बात हो रही है, देखो मशीन ऊपर गिवन है। मशीन क्या होती है, एसेट होती है, टेंजिबल। टेंजिबल एसेट की जगह पे है मशीन के नहीं है, चेक करो, है ना। तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, अकाउंट। क्या बनेगा, आपको भी ऐसे ही प्रोफॉर्मे ऐसे ही वर्किंग नोट बनाते हुए चलना है अपनी बोर्ड की कॉपी में। मशीन अकाउंट पहले ही बता चुके हैं। अगर कोई एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, डेबिट में। और अगर लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आता है बच्चों, गुड। यार ढक्कन इधर रखो, ढक्कन बहुत बुरी चीज होती है। टू बैलेंस बीडी, मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 17 लाख। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं मशीन बेची जा रही है 18,000 रुपए की। एसेट बढ़ते हैं कहां, डेबिट में, घटते हैं कहां, रेनुअल कहां घटते हैं, गुड, क्रेडिट में घटते हैं। तो अब ये बेचने से एसेट कम हो रहा है, इसको लिखेंगे बाय बैंक। कितना, फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन से बताओ इमरान, एसेट बढ़ते हैं कम होते हैं, कम होते हैं। बाय डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 20,000। फिर उसके बाद अब देखो 50,000 रुपए की चीज 20,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गई, कितना हो गया, 50 में से 20 कम हुआ, कितना बचा, 30,000। 30,000 की चीज 18,000 में बेची जा रही, कितने का लॉस हुआ, 12,000 बाय लॉस। एम आई क्लियर। अब इसका जो बैलेंस आएगा वो कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। टू बैंक करके लिखेंगे 8 लाख। मतलब ये हम क्या मान रहे हैं, परचेज ऑफ मशीन। इज इट क्लियर। इसके बाद अब लगे हाथ एक और अकाउंट है, वो भी बनाते चल रहे हैं क्योंकि अभी यूज आएगा हमको, डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी मानी जाएगी। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। बाय में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना हो गया, 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, सीडी करके। अभी यहां पे डेप्रिसिएशन लगा 20,000 रुपीज का, ठीक है, उसको हम 2 में लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी। लेमैन के लिए क्योंकि डेप्रिसिएशन इधर था प्लांट मशीनरी के अकाउंट में, तो इसलिए इधर कर दिए क्रॉस। फिर उसके बाद हमने इसका आखिरी में पीएल का बैलेंस निकाल लिया, कितना बचा, 80,000 बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये, तो डेप्रिसिएशन कितना आया, 80,000 रुपए। यहां तक आगे सारे अकाउंट बना लिए हमने, सारे वर्किंग नोट हमारे एक बार में कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं फटाफट हम लोग इधर। अब हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पे देखना थे। सबसे पहला तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कहां, क्वेश्चन कहां गया, यही है, पर पढ़ने तुम ना पलटो, हम पलटने दो, हाँ वरना हम गलत हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे सामने क्या था, नॉन ऑपरेटिंग, जो भी हमने कैलकुलेट किया वो था डेप्रिसिएशन। ये जो यहां निकलेगा अकाउंट में वही यहां कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 80,000 अंदर ही लिख लेंगे, या इसको यहां पे लिख लेते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमारे सामने क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस जो यहां पे आया था कितना था, 12,000, क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी देना हमारा काम तो है नहीं, कितना है वो,
यहां तक आ गया। और एक चीज हम यहां पे लिखना भूल गए थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक चीज और होती है, वो होती है गुडविल या कोई इनटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हो रहा है, मतलब पहले के मुकाबले अगर कम हो रहा है, तो उसको भी यहां पे लिखा जाता है। तो गुडविल हमें कहां देखने को मिलेगी? इंटेंजिबल एसेट में 2 लाख से 1,40,000 रुपए हो गई। कितनी कम हो गई? 60,000 रुपीज कम हो गई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे गुडविल राइट ऑफ, कितना हो गया? इन सबको जोड़ लेंगे हम लोग और जोड़ के बाहर लिखेंगे कितना आएगा। इसको जोड़ो बेटा, एक आदमी जल्दी जोड़ लो फटाफट। हाँ, बस ये 2 लाख, गलती ना हो। ठीक, अब इसके बाद इसके अंदर कोई इनकम तो है नहीं, इनकम नहीं है, तो इसी 2,02,000 को हम क्या मान लेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये 2,02,000 आ गई। ये कितनी आ गई टोटल? टोटल करो जरा, क्लियर हो गई बात। अब वर्किंग कैपिटल की बात है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट और लायबिलिटी देखना है। इसका ये कहां देखने को मिलता है? करंट एसेट और लायबिलिटी यहां पे लिखे दे रहे हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहां देखने को मिलेगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसका क्या रूल होता है? करंट एसेट अगर बढ़ेगा तो फायदा है तो क्या करेंगे? माइनस, और अगर घटेगा तो क्या करेंगे? प्लस। और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो नुकसान, क्या करेंगे? प्लस, और अगर घटेगी तो, ये रूल याद रखिएगा। इस तरीका हमने बता दिया आपको। चलिए देख लेते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखो क्या हो रही है हमारी? कम हो रही है, बढ़ रही है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बढ़ रही है। असेट है तो क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे 50,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ये भी। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, या इसको कह सकते हैं बिल रिसीवेबल भी कह देते हैं कुछ लोग। कितना बढ़ रहा है? कितना है ये? 2 लाख। नेक्स्ट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि एक लायबिलिटी है, बढ़ रही है। 40,000 रुपए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर? इस 3,52,000 में हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,10,000 नहीं आ रहा है, प्लस माइनस भी तो करोगे, 1,42,000 आएगा। ये आ जाएगा इंक्रीज इन कैश फ्रॉम, या इसको कह सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं आप लोग। बिफोर टैक्स, क्योंकि यहां पे टैक्स भी पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फटाफट? अब टैक्स माइनस कर देंगे, लेस, क्योंकि टैक्स ऑब्वियसली हमारे पास रहने वाला तो है नहीं, लेकिन हमें यहां देखना था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, इसलिए हमने टैक्स जोड़ा था यहां पे, लेकिन हमारे पास रहने वाला नहीं है टैक्स, इसलिए हमने क्या कर दिया? फिर से माइनस करेंगे हम। कितना रुपए टैक्स माइनस हो जाएगा? 20,000। 50,000 वो जो ऊपर दिया वो तो प्रोविजन था, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे टैक्स माइनस होगा 20,000, जो क्वेश्चन में आपकी किताब में दे रखा है एडजस्टमेंट में। माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 1,22,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग इन्वेस्टिंग इधर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं होती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम यहां पे उसका अकाउंट भी बना चुके हैं, क्योंकि जिस भी चीज का बैलेंस शीट के अंदर जिक्र होता है और नीचे एडजस्टमेंट में भी होता है, उसका अकाउंट बनता है। इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में भी गिवन है असेट साइड में, और नीचे उसका एडजस्टमेंट भी है, तो उसका हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया था। एक मशीन बेची गई थी, दूसरी मशीन खरीदी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट लिखते चलेंगे सेल ऑफ मशीन। कितने की सेल हुई थी? पैसा आया है तो प्लस कर दिया, और परचेज आया था बैलेंस करने से, 18,000 वो था। 8,10,000 है, बहुत बड़ा अमाउंट है।
माइनस में लिखेंगे ये, क्योंकि परचेज किया है और हमने इसको 8,10,000 माइनस में, प्लस में 18,000, तो बाहर लिख देंगे हम लोग 7,92,000 और इसको लिखेंगे हम लोग कैश आउटफ्लो। इनफ्लो नहीं है ये, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पार्ट हो जाएगा हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें कहां देखने को मिलती है? फाइनेंसिंग, हाँ क्या कह रहे हो? आउटफ्लो मतलब माइनस है ना बेटा, यूज्ड भी लिख सकते हो, आउटफ्लो भी लिख सकते हो। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस हमारा होगा इक्विटी, जो आपका बैलेंस शीट में इक्विटी बैलेंस होती है ना, लायबिलिटी साइड, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व भी हो सकता है और नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, जिसके अंदर डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। देख लेते हैं हम लोग। हाँ जा सकते हो। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख के थे, अभी 14 लाख रुपए के हो गए। इसका मतलब कितना बढ़ा? 4 लाख रुपए। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बढ़ा? उसके बाद क्या बेटा? ये हमने क्या क्या बताया आपको, कहां कहां देखने को मिलेगा? इक्विटी शेयर आपको कहां मिलेगा? शेयर होल्डर्स फंड में देखने को मिलेगा, शेयर कैपिटल में दिख गया आपको। नॉन करंट लायबिलिटी में हमने कहा था आपको पब्लिक डिपॉजिट या डिबेंचर देखने को मिल सकते हैं, लोन्स देखने को मिल सकते हैं, और एक चीज और होती है करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट देखने को मिलता है। ये चीजें आइटम याद रखिए कौन सी चीज कहां मिलती है। तो हमने देखा नॉन करंट लायबिलिटी के साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखे हैं, पहले 1,40,000 थे, अभी 5 लाख रुपए हो गए, तो कितना बढ़ा? इशू ऑफ डिबेंचर कितना हुआ है? क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ भैया? उस पर इंटरेस्ट दिया है हमने, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा था, कितना है? माइनस में लिखेंगे, कितना था? 50,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है। ₹50,000 हमने इंटरेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कहां देखने को मिलता है? करंट लायबिलिटी में आपको देखने को मिल रहा है 30,000 से 20,000 रुपए हो गए। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया गया है। माइनस में लिखेंगे 10,000 रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। और तो कुछ है नहीं शायद, इन सबको जोड़ घटा के आएगा तुम्हारा 7 लाख। ये आएगा ब्रैकेट में ऊपर, क्योंकि ब्रैकेट है ना इसीलिए यूज था वो। अब देखो क्या क्या चीजें तुम्हें जोड़नी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हुआ है? रेड पेन से हम हाईलाइट करना है, ध्यान से देखिएगा। 1,22,000 रुपए, ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस में आंसर आ गया। इन्वेस्टिंग का माइनस में आया 7,92,000 और यह आया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है? 7 लाख। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1,22,000 और 7 लाख रुपए को जोड़ेंगे और वो 7,92,000 हम उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस और प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 30,000। ये होगा नेट कैश इंक्रीज है। ये अगर माइनस में होता तो डिक्रीज लिखते, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, इसके बाद आंसर चेक भी हो जाता है और इसका प्रोसीजर भी यही है। एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहां पे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? देखो बेटा 60,000 ओपनिंग में था, हमने इसमें 60,000 जोड़ दिया। जोड़ के आपका आंसर कितना आया? अब देखो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में वही कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्या 90,000 है? हाँ है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया? ठीक है। इज इट क्लियर? पक्का? तो ये आपका आंसर इस तरह से चेक भी हो जाएगा। हर स्टेप आपको याद होना चाहिए, कहां कौन सी चीज कहां मिलेगी। इसमें कई स्टेप हमने बता दिए। प्रॉफिट यहां मिलेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां कहां मिल सकते हैं, इनकम कहां कहां मिल सकती है, आपकी ये जितने भी करंट एसेट और लायबिलिटी है वो कहां मिलेंगे, उनका रूल क्या है ये लिख दिया मैंने। इन शॉर्ट सारी चीजें सम अप करे दे रहे हैं।
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिल जाएगी। एडजस्टमेंट में भी अगर चीज दे रखी तो इस तरह से अकाउंट बना दिया जाता है, ठीक। उसके बाद भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। अगर शेयर होल्डर्स फंड में आप देखते हैं तो शेयर कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी में, तो डिबेंचर्स, लोन्स, इस तरह की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है वो देखने को मिलेंगी। फिर शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज में हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका एडजस्टमेंट भी देखना है, क्या कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे हुआ, अगर हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। अगर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है तो प्लस कर देंगे इशू करके, वरना हम उसको क्या करेंगे, रीपे या रिडीम करके माइनस कर देंगे। तीनों चीजों के टोटल जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के आंसर्स का जो टोटल होगा वो, अगर उसमें हम कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जोड़ेंगे, अगर जोड़ने और घटाने के बाद क्वेश्चन में दिए हुए कैश और बैंक बैलेंस और इन्वेंट्री के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर वो आपका आंसर आ जाता है, जैसे कि यहाँ 90,000 आ गया और बुक में भी 90,000 है, तो आपका आंसर सही है, वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत है, कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी क्वेश्चन में है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आ गई? चलिए।